सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो रहेगा रेस्ट एपीआई। ठीक है, इसमें दो टर्म्स हैं, रेस्ट और एपीआई, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले एपीआई को समझेंगे, फिर रेस्ट टर्म को अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, नाउ एपीआई से आप क्या समझते हैं? देखो, उसकी फुल फॉर्म तो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बट जो इसका एक्चुअल पर्पज़ है वो आपको समझने की ज़रूरत है। कि अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ईयर और माउथ है। नाउ सबसे पहले आप ये समझिए कि ह्यूमंस जो हैं आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं कुछ बोलूँगा अपने मुंह से और दूसरा बंदा अपने कान से सुनेगा, ठीक है, ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग करेगा, और वो फिर मेरे को उल्टा जवाब देगा अपने मुंह से। ठीक है, तो जनरली इस तरीके से कम्युनिकेशन होती है इंसानों में। तो कभी आपने सोचा कि सॉफ्टवेयर आपस में कैसे बात करते हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर से कैसे बात करते हो, कैसे उससे रिक्वेस्ट भेजते हो या फिर उससे कुछ डेटा लेते हो? कभी आपने सोचा? तो ये सारी चीज़ें कि भाई जो सॉफ्टवेयर आपस में बात करेंगे, या फिर आप सॉफ्टवेयर से कुछ डेटा लोगे, आप सॉफ्टवेयर से बात करना चाहते हो। भाई सॉफ्टवेयर का भी तो मन है आपस में गप्पे लड़ाने का। तो आपस में वो जो गप्पे लड़ाते हैं या फिर बातें करते हैं ना, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई के थ्रू करते हैं। ठीक है, आप बात करो या सॉफ्टवेयर आपस में बात करें, बट उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एपीआई की। ठीक है, एपीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। आई थिंक ये 2001 के अराउंड हुआ था, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये इनेबल करता है दो सॉफ्टवेयर्स की आपस में कम्युनिकेशन को। प्लस अगर कोई यूज़र भी सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना चाहे तो वो एपीआईज के थ्रू कर सकता है। अब बात ये आती है कि एपीआईज का फ़ायदा क्या है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को काफ़ी ईजियर बना देता है, और जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं एक आपके बड़े प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, उसको रिड्यूस करता है। कैसे? कि लेट से ये एक जो इधर आप लेफ़्ट साइड में बंदा देख रहे हो, लेफ्ट में, ये समझ लो ये वेदर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये क्रिकेट न्यूज़ वाला सॉफ्टवेयर है। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा या फिर डेटा शेयर करना पड़ेगा, तो वो एपीआईज के थ्रू कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो ये डायग्राम ये शो करता है। बट लेट से इस चीज़ से फ़ायदा क्या हो रहा है? एक किसी बंदे ने वेदर का सॉफ्टवेयर बना रखा है, किसी बंदे ने एग्रीकल्चरल डेटा का सॉफ्टवेयर बना रखा है, किसी बंदे ने क्रॉप रिलेटेड जो भी प्राइस डेटा है उसको वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। बट आपके दिमाग में आता है एक आइडिया कि लेट से बिल्ड अप ए सॉफ्टवेयर विच इज़ रिलेटेड टू क्रॉप रिकमेंडेशन सिस्टम। उसमें ये हो सकता है, उस रिकमेंडेशन सिस्टम में ये है कि आपको किस मौसम में कौन सी क्रॉप बोनी चाहिए और किस टाइम पे वो सेल करनी चाहिए, या फिर किस टाइम पे उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर आपके डिमांड का एनालिसिस करता है क्रॉप के अकॉर्डिंगली, और आपके मौसम के अनुसार आपको क्रॉप भी रिकमेंड करता है। ठीक है, तो इस टाइप का सॉफ्टवेयर था। बट इस सॉफ्टवेयर को बनाने के दौरान आपको जो दिमाग में आएगा कि मेरे को वेदर डेटा भी चाहिए होगा, कि भाई किसान को अगर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तो वेदर डेटा में ह्यूमिडिटी, बारिश, ठीक है, ठंड कितनी है, गर्मी कितनी है, वो सब चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए ना एनालिसिस करने के लिए। तो वो डेटा चाहिए आपको। एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा चाहिए कि भाई कौन सी फसल कब बोई जाती है, या फिर किस फसल में किस टाइप का मौसम, ये सब टाइप का एग्रीकल्चर डेटा चाहिए होगा। फिर उसके बाद क्रॉप के प्राइसेस का, कि किस समय पे किस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, प्राइसिंग कब अप होता है कब डाउन होता है, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर बनाने बैठ गए खुद से, तो वही वाली बात हो जाएगी कि वेदर का सॉफ्टवेयर बनाओ, एग्रीकल्चर का। और अगर बनाना भी नहीं है तो लेट से किसी ने बना रखा है तो उससे खरीद के लाओ और फिर उसे अपने सिस्टम में डालो। फिर अपने सॉफ्टवेयर को उससे कम्युनिकेट करवाने के लिए, या फिर जो भी उसका रिजल्ट है उसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, बट एपीआईज ने इतना आसान कर दिया कि भाई किसी ने वेदर का सॉफ्टवेयर बना रखा है, ठीक है, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं एनालिसिस का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैं वेदर का थोड़ी बनाऊंगा अब। तो मैं सिर्फ उससे सर्विसेज, मतलब उससे डेटा लूंगा, अब उस सॉफ्टवेयर से मैं बातें करना चालू कर दूंगा। ठीक है, उससे मैं दोस्ती कर लेता हूँ, उससे दोस्ती करने के बाद उससे अपना मस्त काम चलाऊंगा। ऐसे ही मैं एग्रीकल्चर डेटा वाले से भी दोस्ती कर लेता हूँ और क्रॉप प्राइस वाले से भी दोस्ती कर लेता हूँ। और दोनों में कम्युनिकेशन कैसे होता है? दो सॉफ्टवेयर्स के बीच में एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो आप एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बना रहे थे, आपको वेदर, एग्रीकल्चर और क्रॉप डेटा तो मिल गया दोस्ती करने के बाद सॉफ्टवेयर से, आप उनसे बातें करके एपीआई के थ्रू आराम से डेटा लेते हो। तो आपको सिर्फ अपने लॉजिक पे फोकस करना है, जो भी मशीन लर्निंग मॉडल आप जो बना रहे हो उस पर फोकस करना है, जो कि बेसिकली आपका क्रॉप रिकमेंडेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ना कि वेदर का डेटा कैसे मिलेगा, एग्रीकल्चर का कैसे मिलेगा, क्रॉप प्राइस, इनकी बजाय आप अपने मेन मुद्दे पर फोकस रखोगे। ठीक है, तो एपीआई से कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स के बीच में इतना आसान हो गया कि आप सिर्फ एक दो कॉल्स के अंदर आप पूरा डेटा ले सकते हो और फिर उसको प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, ये तो था मुद्दा एपीआई का, कि भाई एपीआई के थ्रू कम्युनिकेशन होता है और इतना आसान होता है। अब वो समझेंगे कि होता कैसे है। ठीक है, तो एपीआईज, अब जो दूसरी टर्म थी वो था रेस्ट एपीआईज। ठीक है, रेस्ट को समझते हैं। अब इसमें रेस्ट का मतलब क्या है? तो रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट
ट्रांसफ़र। तो अब उसके अंदर बात यह है कि एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर, ठीक है। क्लाइंट वो हो गया जो डेटा को रिक्वेस्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि दो बंदे खड़े हैं, एक अपने मुंह से बोलेगा कि भाई मेरे को यार इस फलानी बंदे का नंबर दियो, तो दूसरा बंदा खड़ा है, उसने अपने कान से रिक्वेस्ट सुनी, तो उसने अपने दिमाग में प्रोसेसिंग चलाई और उसको तुरंत नंबर दे दिया, ये ले भाई, ये रामू का ये नंबर है, ये लिख ले, ठीक है। तो सेम क्लाइंट को समझो जो रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा को, सर्वर क्या है जो सर्व कर रहा है डेटा को, जो आपको डेटा को प्रोवाइड कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो बातें हो रही है, वो हो रही हैं रेस्ट एपीआई के थ्रू। एपीआई आपको समझ में आ गया। रेस्ट भी एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को अचीव करने की एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, तो उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अब इसमें इसका मतलब क्या है, जैसे आपको कोई इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि भाई रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर का मतलब बताओ, तो मेन बात ये होती है कि जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से डेटा को, तो वो एक स्टेट देता है, इसको स्टेट ट्रांसफ़र करता है। स्टेट ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि लेट से आपने कोई वेबसाइट थी abc.com/ उस पर कोई आर्टिकल लिखा हुआ था, abc.com/India। उसी पर abc.com पे ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लिए एक आर्टिकल था और एक इंडिया कंट्री के लिए आर्टिकल था, ठीक है। जैसे ही आप इस लिंक को विजिट करोगे, मतलब इस लिंक को, इसको बोलोगे कि मुझे ये लिंक पर डेटा चाहिए, नंबर 1 लिंक पर डेटा चाहिए, तो सर्वर एक HTML डेटा भेजेगा, ठीक है। उसी HTML डेटा को स्टेट बोलते हैं, ठीक है। स्टेट ट्रांसफ़र कर रहा है। तो आपका जो क्लाइंट या फिर जो भी आपका ब्राउज़र है, उस पर वो जो स्टेट है ना, वो रिप्रेजेंट करेगा वो, ठीक है, आपका जो क्लाइंट है आपको, ताकि आप उसे देख सको, उसे फिर उसको इंटरप्रेट कर सको। तो उसी चीज़ को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ऐसी स्टेट आपको सर्वर प्रोवाइड करेगा जो कि आप रिप्रेजेंट कर सकता है आपका क्लाइंट, ओके। तो जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया पे करोगे तो ऐसे ही दूसरी स्टेट ट्रांसफ़र कर देगा आपको, ठीक है। अब स्टेट चेंज हो चुकी है, तो बेसिकली इसी चीज़ को रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र बोल सकते हैं, ओके। नाउ ये मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर। सो आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो कि वेन एवर यू रिक्वेस्ट स्टेट और डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड टू यूज़र। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशनल स्टेट का कंसेप्ट, ये आपने देख ही लिए। तो आगे बढ़ते हैं रेस्ट के रिसोर्स पे। अब ये जो आपने रेस्ट एपीआई समझ लिया, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब रेस्ट का जो भी आर्किटेक्चर है, क्लाइंट सर्वर, रेस्ट में क्या है कि एक क्लाइंट होना चाहिए, एक सर्वर होना चाहिए। क्लाइंट मतलब जो रिक्वेस्ट करता है, सर्वर मतलब जो रिस्पॉन्स देता है, जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल बहुत ज़रूरी है आपके रेस्ट आर्किटेक्चर के अंदर। ना रेस्ट आर्किटेक्चर में जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, जितने भी रिसोर्सेज हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं रेस्ट आर्किटेक्चर में, उन सबको रिसोर्सेज बोलते हैं बेसिकली। आपका HTML डेटा हो गया, टेक्स्ट डेटा हो गया, कोई कोड हो गया, इमेज हो गई, JSON डेटा हो गया, XML डेटा हो गया, कुछ भी डेटा है आपका रेस्ट के क्लाइंट और सर्वर पे, उसको रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ सर्वर पे जो भी रिसोर्स है उसको एक्सेस करने के लिए, देखो जो रेस्ट सर्वर है ना, वो आपको रिसोर्सेज को एक्सेस करने में मदद करता है। और वो कैसे मदद करता है वो मेन समझने की बात है, वो है URI के थ्रू, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और URI का एक फॉर्म है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। तो रेस्ट सर्वर पे कोई भी रिसोर्स एक्सेस करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर विच इज़ URL, ठीक है। URL का इस्तेमाल करोगे, जो कि आप वेबसाइट का नाम डालते हो, सिंपली वही होता है। कोई भी रिसोर्स एक्सेस करना है तो उसका एक पूरा URL होता है। उस URL को जैसे ही आप हिट करोगे तो आपको एक स्टेट ट्रांसफर होगी आपके क्लाइंट मशीन पे, वो जो आपको रिप्रेजेंट करी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं रेस्ट एपीआई। एपीआई मतलब वही कम्युनिकेशन दो सॉफ्टवेयर्स के बीच में। तो URL के डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है आपका प्रोटोकॉल HTTP या फिर HTTPS, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। उसमें क्या है कि आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में सर्वर पे जाएगा और जो रिस्पॉन्स है आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा और वो आपके क्लाइंट पे डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम बाद में भी समझ सकते हैं डिटेल में, बट प्रोटोकॉल वही है कि किस चीज़ के थ्रू डेटा दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, जो मैसेजिंग हो रही है ना, ओके, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। जनरल सेंस में क्लाइंट सर्वर समझना है तो आपका कंप्यूटर क्लाइंट है। जब आप किसी google.com लिखते हो तो google.com से जो पेज उठ के आपको दिखता है वो सर्वर से आता है वो पेज, और वो आपको सर्व हो जाता है जो डेटा आता है वहाँ से, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर आपका क्लाइंट, गूगल का जो सर्वर है जिसने आपको पेज दिया वो हो गया सर्वर, ठीक है। आगे बढ़ो, ये होता है डोमेन नेम, आपकी डोमेन नेम। जैसे आपने लिखा
www.google.com। ओके, तो ये हो गया आपका डोमेन नेम, ठीक है, इसको डोमेन नेम बोलते हैं। उसके आगे बोलते हैं ये पाथ और एंड पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये एपीआईज के अंदर एंड पॉइंट्स होते हैं। मेनली ये हो गया कि भाई जैसे हम दोनों बात कर रहे थे ना कि मुझे फ़ोन नंबर चाहिए था, और हो सकता है कि भाई तुम मुझे इसका पता बताओ, तो हमारे ब्रेन में क्या है कि फ़ोन नंबर्स की एक डायरेक्टरी है, एक एड्रेसेस की डायरेक्टरी है। तो ऐसे ही जो आपके सॉफ्टवेयर में है, आपके सॉफ्टवेयर में आपको स्पेसिफिकली डिमांड करनी पड़ेगी कि भाई मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, तो आप ऐसे लिखोगे कि स्लैश फ़ोन नंबर। और मैंने प्रोग्राम ऐसा किया हुआ है सॉफ्टवेयर में कि जब भी मैं ऐसे बोलूँ कि स्लैश फ़ोन नंबर, तो मेरे को फ़ोन नंबर उठ के आ जाए, मतलब ऐसा मैंने कोड लिखा हुआ है, ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है। ओके, तो मैं अगर एड्रेस बोलूँ तो मुझे एड्रेस मिल जाए, तो इस तरीके से होता है। तो इसको बोलते हैं पाथ या फिर एंड पॉइंट आपका। ओके, ये होते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। ये सब हम डिटेल में समझ जाएंगे, अभी आगे मैं काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे इन सब चीज़ों में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डिफरेंट टाइप की हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपस में, जो एपीआईज की जो डिफरेंट रिक्वेस्ट होती हैं वो रहती हैं गेट रिक्वेस्ट। गेट मतलब कुछ डेटा हमें चाहिए, पोस्ट मतलब पोस्ट में भी हमें कुछ डेटा चाहिए होता है, बट सर्वर को भी डिमांड होती है कि मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दो। ओके, तो ये समझिए कुछ कि हम इस तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें दिल्ली वाले रामलाल का फ़ोन नंबर चाहिए। तो रामलाल, जैसे मैंने बोला कि रामलाल का फ़ोन नंबर चाहिए, अब रामलाल तो हो सकता है दिल्ली में हो, आंध्र प्रदेश में भी हो, ठीक है, दो अलग अलग जगह हो सकते हैं भाई मेरे दो दोस्त। तो अब मैं कहूँगा दिल्ली वाले रामलाल की। तो इस टाइप की रिक्वेस्ट में हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है सर्वर को, तो वो हम पोस्ट के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं आपको। पुट भी एक टाइप की रिक्वेस्ट होती है, काइंड ऑफ सिमिलर टू पोस्ट होती है, तो इसका बेसिक डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो हम बाद में समझेंगे। डिलीट और पैच भी काइंड ऑफ सिमिलर होती हैं। तो ये किसी रिसोर्स को डिलीट करने के लिए बेसिकली हम इस रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ यूआरएल आपका हो चुका है, ये सब हो चुका है, तो आपको अब एक्चुअली में कोड के थ्रू दिखाते हैं कि कैसे मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा डिमांड करता हूँ। ओके, तो फिर उसके बाद आप भी प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे मैंने गेट कॉल का पहले से ही ये कोड लिखा हुआ है। तो देखो, जो हम मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो होगा रिक्वेस्ट मॉड्यूल, ठीक है, इसको आप इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट रिक्वेस्ट एपीआई एंड पॉइंट। अब आपको एपीआई एंड पॉइंट पूरा बताना है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका प्रोटोकॉल, ये आपकी डोमेन हो गई, फिर उसके बाद ये क्वेरी, ठीक है, क्वेरी में फॉर्मेट इक्वल टू जेसन। तो ये उस वेबसाइट पे, मतलब इस तरीके से हमें, ये एक वेबसाइट है, ये ऐसी वेबसाइट है जो आपको आईपी एड्रेस रिटर्न करेगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बेसिकली जो आईपी एड्रेस रिटर्न करता है जब भी इसको हम पुकारते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए, तो ये दे देगा। तो कैसे देता है, हमें सिर्फ ये यूआरएल को गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, मतलब एक रिक्वेस्ट भेजनी है, ये आपको डेटा दे देगा। जस्ट इतना सिंपल होता है सॉफ्टवेयर्स के बीच में कम्युनिकेशन। तो इसी वजह से जो ये रिवोल्यूशनाइज हुआ है ना पूरा क्लाउड मॉडल, माइक्रो सर्विसेज, ये सब चीज़ें बेसिकली इस एपीआई रिवोल्यूशन के बाद ही पॉसिबल हो पाई हैं ईजिली, ठीक है। तो अब लोगों का फोकस मेनली फंक्शनैलिटी पे है, वो ये चीज़ पे नहीं है कि हम इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हैपन कैसे होगा, ये वो फलाना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये अब हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट टाइप की रिक्वेस्ट करनी, मैंने बताया था कि बहुत सारी होती हैं, गेट, पोस्ट, ये सब। तो गेट टाइप की रिक्वेस्ट करनी है तो मैं बोलूँगा रिक्वेस्ट डॉट गेट, उसके बाद यूआरएल, यहाँ पे यूआरएल प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब जो मेरा रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है, रिसोर्स आइडेंटिफायर में यूआरएल होता है। अब इस यूआरएल से डेटा मिल जाएगा हमको, इसको हमने कॉल किया। कॉल करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं रिस्पॉन्स में, हेडर्स वगैरह वो सब चीज़ें होती है, वो सब तो उतना कुछ नहीं। आप इस पर ये ध्यान रखना कि जब आप बोलोगे ना, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, लेट से ये आर को रिस्पॉन्स बोल दिया आपने, लेट से, तो RES यहाँ पे भी कर दो। तो रिस्पॉन्स में से JSON डेटा निकालने के लिए आपको ये मेथड कॉल करना पड़ेगा, जो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से ही डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेटा आपका पूरा। अब मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी डेटा को देखने के लिए, और यहाँ पे स्पेसिफिकली उसमें से आईपी एड्रेस फेच कर रहे हैं, तो उतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। API की पहले हम गेट कॉल करते हैं। फिलहाल हम हैं API ट्यूटोरियल में, पाइथन API गेट कॉल। ओके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो आ गई, रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास, चेकिंग द कंप्लीट रिस्पॉन्स, ये देखो। तो वो सॉफ्टवेयर से हमारी बात हो चुकी है जो कि इस वेबसाइट पे या फिर इस सर्वर पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इस डेटा को उठा लिया। देखो ये डेटा पे सेव किया मैंने इस पूरे वेरिएबल को, फिर यहाँ उसमें से IP निकाल ली और वो प्रिंट करा दिया अलग से, ठीक है। ये हो गया आपका
गेट कॉल, इतना सिंपल है। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से, किसी भी वेबसाइट से ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो अगर उनके पास API है तो, मतलब उनके पास अपने कान और मुंह दो हैं तो, नहीं है तो वही नहीं कर सकते, हैं तो कर सकते हो। तो आगे देखेंगे APIs को। मैं आपको API बनाना सिखाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि जिसमें आप अपना API खुद से बनाओगे और उसे टेस्ट भी करोगे लोकली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगले नेक्स्ट अपडेट्स के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।